नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान पर एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एनडीए 2020 में भी सत्ता में आई थी, लेकिन इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वह तमाम विपक्षी दलों को चौंका रहे हैं और निराशा में डुबो दे रहे हैं। एनडीए 201 और महागठबंधन 36 सीटों पर आगे दिख रही है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 75 से ज़्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। बड़े चेहरों की बात करें तो राघवपुर से तेजस्वी यादव ने लीड ले ली है, लेकिन उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन है बेहद निराशाजनक है। 28 और 29 सीटों के बीच पार्टी इस समय लुढ़क रही है। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आंकड़े आ रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी 26 सीटों पे सिमट रही है। बीजेपी की बात करें तो 91 सीटों पे, आरजेडी जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड 81 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट की बात करें तो जो चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था वह 28 में से 21 सीटें जीत रहा है। एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पे जीत दर्ज करती दिख रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 5 सीटों पे जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो निराशाजनक प्रदर्शन लगातार जारी है। अब यह आंकड़ा 4 पर आ गया। कांग्रेस ने 60 सीटों पे चुनाव लड़ा था और महज 4 सीट पे ही जीत दर्ज करती नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वह भी 4 सीटों पे जीत रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएमएल 4 सीटों पे जीत रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम 1 सीट पे जीत रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर रही है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर, जिसकी चुनाव में लगातार चर्चा होती रही, उसे एक भी सीट नहीं मिल रही है। और अगर बिहार के मैप को देखा जाए तो पूरा बिहार एनडीए या कहें भगवामय हो चुका है। एनडीए को पिछले चुनाव में 60 से ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ। जेडीयू को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 2020 के मुकाबले उसको 40-45 सीटों का फायदा हो रहा है। 28 सीटों पर लड़ रही रामविलास पासवान वाली लोकतांत्रिक जन पार्टी 21 सीटों पर लीड कर रही, जबकि वह 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बना ली है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार तपन भारती, वरिष्ठ पत्रकार राज छविराज जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और राज छविराज जी, आपसे एक बार फिर आना चाहेंगे आपके पास और पूछना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां बन के निकल रही हैं, आगे का रोड मैप आप क्या देखते हैं? किस तरह की राजनीति हो, किन चेहरों को आगे करके लड़ा जाए, या केवल ये कहते रहेंगे कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है? जी देखिए, प्रॉब्लम अपनी जगह है, उस प्रॉब्लम को तो दुरुस्त किया ही जाना है। लेकिन बहरहाल बिहार की नब्ज, बिहार की जनता के मिजाज को समझते हुए, चूंकि बिहार में बदलाव पूरे देश की आंधी की तरह है, बिहार की जनता को सीधे तौर पे समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपने आत्म आकलन, आत्मचिंतन और इन सभी चीजों के लिए कांग्रेस एक बार कमर कसेगी और पूर्णतः बिहार की जनता के मिजाज को समझने के लिए बिहार की जनता के बीच जाएंगे। जो हमारी योजनाएं चल रही थी, मां बहन योजना इत्यादि तमाम तरीके की, हर घर झंडा और जनता से जनसंपर्क, इस जनसंपर्क को कहीं ना कहीं 35 सालों बाद राहुल जी ने फिर से एक बार शुरू किया। चूंकि गांधी परिवार का होना बहुत आवश्यक होता है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अगर नेतृत्व स्वीकार करती है तो गांधी परिवार की करती है। और बिहार की जनता ने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को, जो उनकी यात्रा हुई, जनसभाएं हुई, उसमें बहुत प्यार और दुलार न्यौछावर किया है। ऐसी स्थितियों में अगर देखते हुए अब लगातार गांधी परिवार हो या कांग्रेस की खुद की नीतियां हो, उसको बदलते हुए आला कमान को बिहार में पूर्णतः ध्यान देते हुए
जरूरत होगी कि बिहार की जनता के आम नब्ज को समझने की, और जनता से संवाद जो है वो सीधे तौर पे जहीं इसमें कहीं ना कहीं राहुल जी आप देखेंगे कि छठ के दौरान बिहारी छात्रों के साथ बैठना हो या तो पाल आपका समाज के साथ कहना है बैठना कि हो। राहुल गांधी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तपन भारती जी, आप बता दीजिए इस तरह की रणनीति कहां तक कारगर होगी? जी। तपन भारती जी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष का पुनरुद्धार कैसे होगा? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी किसके विरोध हमको लड़ना है, हम्म, उनकी रणनीति क्या रहेगी। हम्म। उस रणनीति को जब तक वो अपने रणनीति को चेंज नहीं करेंगे, मूल आधार को नहीं करेंगे, तो वो वही एक तो थप्पा समझना लगाएंगे चाह रहा हूं नहीं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या मुद्दे चेंज करने चाहिए या नेता चेंज करना चाहिए? सीधा सवाल है जी। दोनों चीजें हैं। देखिए, वो बात महत्वपूर्ण बात है। वो तो लगभग 90 चुनाव आपने बताया कि वो लड़ चुके हैं और हार गए 19 चुनाव 95 करीब। चुनाव, 94 तो 95 चुनाव जी। हाँ, अब उसके बाद वो जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी। एक चुनाव में तो किसी जिम्मेदारी, आप देखिए कांग्रेस जब पीपी नरसिंह राव और जब अध्यक्ष थे, सीताराम जब केसरी जी अध्यक्ष बने थे, क्या वो कांग्रेस उस समय सरकार में नहीं थी? ठीक। लेकिन क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपना तो एक सनातन विरोधी एक पक्ष बनाना, दूसरी बात कोई विजन नहीं है उनके साथ विजन की। अब ये वर्तमान सरकार में देखिए आप, योजनाओं का विकास का वो एक रोड मैप है जो उन्होंने बात कही, उसको करने के लिए एक नई नई पद्धति है। और दूसरी बात, राष्ट्र का जो मान और सम्मान विश्व में बढ़ा है, ऑपरेशन सिंदूर एक सशक्ति राजनीति के रूप में देखिए आप, उसके और चाहे अभी की जो परंपराएं हैं जितनी भी उन्होंने जो चीजें लागू की हैं वो उनके प्रति जनता का एक वो। दूसरी बात, वो एक आम आदमी को एक आम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को नेता बना देते हैं और संगठन पूरा तैयार हो जाता है और लग जाता है। कई राज्यों में देखा हमने, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देख लें, चाहे मध्य प्रदेश में देख लें, चाहे राजस्थान में देख लें, वसुंधरा जी इतनी बड़ी सीनियर नेता थे लेकिन उन्होंने भजन लाल जी को बना दिया, पूरा संगठन आज सरकार चल रही। तो जिस तरह से जो एक आमूल परिवर्तन किए जाते हैं और जिसमें एक नई एक पीढ़ी को तैयार किया जाता है, वो बीजेपी करती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज हम बिहार चुनाव में ही देख लें तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ लोगों को नौकरी देने का रख दिया, 30,000 जीविका दीदी को दे दिया। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? बात वो की जाए जो बात धरातल पर हम कर सके। अब 9 लाख करोड़ का बजट कहाँ से लाएंगे जो 3 लाख करोड़ का बजट है वहां का? ये सब जो चीजें हैं, जनता इन सबको मैच्योरिटी से समझती है और ये अभी ये नहीं समझ पाए कि हम किससे विरोध में हमको लड़ना है। वो 24 आवर्स क्या 24 घंटे से ज्यादा राजनीति करते हैं, वो हर इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। आज बेहद ये अहम देखिए, सवाल, 24 घंटे बीजेपी राजनीति करती है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाती है, 5 साल तक लगातार वह अपने अभियानों को चलाती रहती है। दूसरा, सनातन विरोधी रुख कांग्रेस को खाए जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? चूंकि शीर्ष नेतृत्व उन्हें उसके आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अब सवाल फिर इतना है कि इसको लेकर आत्ममंथन शुरू कैसे होगा? छविराज जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो जनसंपर्क को चलाए रखने की जरूरत है। जिन नीतियों को लेकर के कांग्रेस अभी विधानसभा में कूदी थी, उन नीतियों के साथ रहने की आवश्यकता है। साथ में रह गई बात की जिस तरीके से अब सनातन की बात यहाँ आती है, तो सनातन में जैसे आप देखेंगे कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीमांचल हो या कहीं भी उन्होंने अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दिया। उसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और हमको नहीं लगता है कि इस नियति के खिलाफ जाने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि भारत सबका है और सभी का समावेश इसमें है और सबों का होना चाहिए। हाँ, सवाल बहरहाल बस बात रह इतना गई कि कहीं ना सवाल कहीं बस अगर इतना है छविराज जी कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि इसी रणनीति पर, जिस रणनीति पर आप पिछले 95 चुनाव हार चुके हैं और इसी तरीके की तुष्टीकरण की नीतियों को लेकर चलेंगे और जनता नासमझी में आपको वोट दे देगी, तो मुझे लगता है कि 95 के बाद तो आँख खुलेगी या आंकड़ा 100 के बाद
बदलेगा, आप लोगों की सोच बदलेगी, नीयत बदलेगी या रणनीति बदलेगी, ये आप लोगों के आत्ममंथन की चीज है। लेकिन देश की जनता भी चाहती है कि एक मजबूत विपक्ष हो, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन लग रहा है जनता भी इस मामले में पिछड़ जाएगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।